एग्रीकल्चर से कंसिडर जितने भी आपके उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हैं, आपके क्रॉप के रिलेशंस हैं, उनका क्रॉप में होने वाले डिफरेंट हमारे जो स्टेप्स होते हैं, उन सबसे संबंधित जो है उनके टूल्स हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं एग्रो केमिस्ट्री का। तो एग्रो केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है, आधुनिक ब्रांच है और इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित सभी बातों का एग्रीकल्चर टुवार्ड्स द केमिस्ट्री अर्थात वो रसायन से कैसे संबंधित है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए सर्जिकल केमिस्ट्री, ये सर्जिकल और ये सर्जिकल केमिस्ट्री जो है वो सर्जिकल से संबंधित है, ऑपरेशंस वगैरह। तो सर्जिकल में आपके टिश्यूज हैं, माइनर ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, तो ये जो ऑपरेशन होते हैं वो आपके सर्जिकल केमिस्ट्री से संबंधित है। उसमें कौन कौन से रसायन देखिए आपको, जैसे आपका किसी ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट जाता है तो उसको एनास्थीसिया दिया जाता है, ठीक है। और एनास्थीसिया एक लिमिट क्वांटिटी होती है, पहले उसकी बॉडी एनालिसिस होता है, ब्लड की एनालिसिस करते हैं कि इसमें जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग उसी क्वांटिटी में एनास्थीसिया उस पेशेंट को दिया जाता है। ये अलग अलग पेशेंट की अलग अलग होता है। और एनास्थीसिया देना के लिए एनास्थीसिया एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, ये जो एग्जाम्पल आपको पता है। और उससे संबंधित जितने भी ऑपरेशन से कंसिडर जितने भी आपके केमिकल सब्सटेंस हैं उन सब की स्टडी जो है वो सर्जिकल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। ये सर्जिकल केमिस्ट्री के बारे में। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री नंबर 1, आगे आप बढ़िए, आगे न्यूक्लियर आ जाइए। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये न्यूक्लियर रिएक्शन से संबंधित आपने 9th 10th क्लास के अंदर जो है वो न्यूक्लियर के जो अपने बारे में पढ़ा होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में फिशन और फ्यूजन, ठीक है, विखंडन और संलयन, ये नाभ की रसायन के अंदर किया जाता है। तो नाभ के रसायन से संबंधित जिसमें कि अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और ये परमाणु ऊर्जा संबंधित इसी केमिस्ट्री के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और अब जो सबसे ज्यादा आधुनिक है वो है आपके एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अर्थात ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है। तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित रसायन होते हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके जो गुण हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में किया जाता है, पर्यावरण रसायन। और इसमें जितने भी आपके पॉल्यूशंस हैं, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, सैंड पॉल्यूशन, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, तो ये जितने भी जो पॉल्यूशंस हैं उनमें उन पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, उनसे कैसे बचा जाए। जैसे अब नदियाँ हैं तो नदियों में गंदगी ज़्यादा है, अब उनको फिल्टर आउट करना है, उनमें गंदगी को रोकना है, तो उसमें कौन कौन से रसायन उपयोग में आएंगे, ये सब आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। और वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण है जैसे आपके ओजोन छिद्र का बढ़ना, ओजोन में ना आपके CFC कार्बन के क्लोरोफ्लोरोविस्पन के कारण होता है। तो उनके स्ट्रक्चर को देखना और उनके रिएक्शन को अंडरस्टैंड करके और फिर उसमें रोकथाम करना, ये सब बातें जो है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में होता है। तो ये ब्रांचेस के बारे में, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है इसकी। और उसके साथ आपके युद्ध क्षेत्र के अंदर अभी जो है ना वेपन्स के अंदर भी कि वेपन्स को कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए, उसको अच्छी क्वालिटी बनाई जाए, तो उसके बारे में भी हम जो है ना वेपन्स के बारे में भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर उसको करते हैं। अर्थात औद्योगिक रसायन, ये दूसरी ब्रांच आप बता सकते हैं, ये है इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। तो उद्योगों से संबंधित ये हमें गाइडलाइन देती है कि कौन से उद्योग को कैसे रसायन की आवश्यकता है और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हमें क्या क्या बनाना चाहिए। तो ये ब्रांचेस के बारे में अभी आप जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। अर्थात ये हमारे साथ बेसिक कंसेप्ट में होने वाली बातें हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है इनको फिगर्स बोल दिए या इनको नंबर्स भी बोल सकते हैं। ऑल्सो
तो ये क्या है, इनका बड़ा महत्व। तो जैसे सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर मेजरमेंट्स होते हैं। आपने बॉइलिंग पॉइंट निकाला डिग्री सेंटीग्रेड में, किसी का मापन किया, द्रव्यमान निकाला, तो जैसे आपने किसी का मास अर्थात द्रव्यमान आप निकालते हैं, तब आप बोलते हैं जैसा द्रव्यमान जो है, जैसे मान लीजिए 2.0186 ये ग्राम है, ठीक है, ये इसका मास है, द्रव्यमान है। और जब पदार्थ ठोस अवस्था का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर उसके जो लेंथ क्या है क्रिस्टल की, उसकी विड्थ क्या है, लंबाई चौड़ाई, उसका आयतन क्या है, द्रवों के बारे में, गैसेस के उनकी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम करते हैं, मॉलिक्यूल के जो वेट होते हैं, मॉलिक्यूलर ग्राम, एटॉमिक वेट, तो ये जितने भी मापन हैं रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में लिया जाए, उससे हमें कितनी यील्ड प्राप्त होगी, कितना उत्पाद प्राप्त होगा, तो इन सब बातों का अपना अध्ययन करते हैं। तो ये मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या आप किसी शुद्ध मापन में जो आपने अंक निर्धारित किए हैं, उन निर्धारित अंकों में या उस परिणामित अंकों में सार्थक अंक अर्थात महत्वपूर्ण अंक, मीनिंगफुल नंबर कितने हैं। तो ये जो मीनिंगफुल नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से जानते हैं कि हम कौन से अंक को छोड़ सकते हैं और कौन से अंकों के अंदर लेना जरूरी हो जाता है। इस बात का फैसला जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर के अंतर्गत किया जाता है, ये महत्वपूर्ण अंक के बारे में, ठीक है। तो मापन के अंदर जो अर्थपूर्ण अंक हैं, ठीक है, मापन से प्राप्त परिणाम में अर्थपूर्ण अंकों को ये सार्थक अंक कहते हैं। हिंदी में इसको सार्थक अंक बोला जाता है, ये सार्थक अंक, इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, ये सार्थक अंक के बारे में। अब आइए हम इसके बारे में और आगे पढ़े कि नंबर एक अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर को हम किस तरह से अध्ययन करें, उसको कैसे पहचान करें। तो उसके लिए कुछ जो है वो तथ्य हैं, कुछ नियम हैं। सबसे पहले यह है कि शून्य के अलावा किसी भी संख्या को अगर लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाए, शून्य को छोड़कर उसको बाईं से दाईं ओर पढ़े जाए, जैसे देखिए आपके 4.706 है। अब हम बाईं से दाईं की ओर संख्या को पढ़ रहे हैं, पहले 4706 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस में जो अंक है वो आपके हुए 4 अंक है, अर्थात शून्य को भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि शून्य जो है वो किसी अंकों के मध्य है। तो 1 2 3 4 ये चारों अंक जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए। तो सिग्निफिकेंट अंकों की संख्या कितनी हो गई, ये 4 हो गए। दूसरे में देखिए, अगर हम इसी को इस तरह से पढ़ें 0.4706, इसको आप इस तरह से पढ़िए। हमने पहले डेसिमल के पहले में 0 लगाया, फिर 4706 किया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंक बताइए। शून्य को अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, लेकिन इसमें 6 के सार्थक नहीं होंगे। बाईं से दाईं अंकों को पढ़ते समय अगर शून्य प्रथम आता है, अर्थात शून्य के पास में कोई अन्य अंक नहीं है, तो शून्य को सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे सार्थक अंकों की संख्या क्या आएगी, 4। तो शून्य का विशेष ध्यान रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शून्य के बाईं और दाईं तरफ जो है वो अंक तो किसी प्रकार से नहीं होते हैं। नंबर 2, अब हम आ जाते हैं जोड़ने और घटाने में। अधिकांश जो गणना है उसमें आपके सब्ट्रैक्शन भी चलता है, जोड़ना घटाना, प्लस और माइनस, ठीक है, ये हमारे गणनाओं के अंतर्गत आता है। और ये प्रक्रिया जो है न्यूमेरिकल्स है, ये सभी के अंदर चलते हैं। तो अब आपको जोड़ने घटाने के अंदर क्या देखना है, पहले हम देखिए संख्या देखिए, जैसे आपके 0.92 और इसमें आप 1.8 और 16.914। अब अगर इसको आप प्लस कर देते हैं
तो हमारे पास संख्या आ जाती है 19.634। अब ये एक जोड़ का काम होता है। अब जोड़ने ये ध्यान रखना है कि सार्थक अंक को काउंट करते समय इस तीनों संख्याओं में से जिस संख्या में अंक कम हो, ठीक है, न्यूनतम अंक वाली संख्या, तो न्यूनतम अंक वाली जो संख्या आती है दशमलव के बाद में, वो परिणाम आपका सार्थक लिया जाएगा। अर्थात आप देख रहे हैं कि आफ्टर डेसिमल संख्या कितनी है, इसमें न्यूनतम 1 है, ना कि कितनी होगी 1 और 2, इसमें 1 है, इसमें हो गई 3, तो न्यूनतम कितनी 1 हुई। इसलिए अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे 19.6, 19.6 है। तो अब हमारे जो सार्थक अंक कितने हो गए, 3 हो गए। परिणाम में देखें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 अंक है। लेकिन इन 5 अंकों में से आप कौन से अंक को छोड़ सकते हैं, तो जोड़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो आफ्टर डेसिमल जो मिनिमम नंबर्स होता है उसी के अनुसार शुद्ध परिणाम लिखा जाता है। तो हम इसको 19.6 ग्राम या जो भी है आपका सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये जोड़ने का नियम। इसी तरह से जो है आपके घटाने में भी, तो घटाओगे जिससे संख्या को घटाते तो उसमें भी आपको न्यूनतम अंक का ध्यान रखना है। उसी से हमें ये परिणाम पता पड़ेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं। नंबर 3, उसके बाद देखिए आपका गुणाभाग अर्थात मल्टीप्लिकेशन। जब आप संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं और या इसको गुणा करते हैं या इसका भाग करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो भाग और गुणा इन दोनों को कैसे लिखें। जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है 0.02406 है, इसको विभाजन किया है 0.0446 है, और इसको अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास में संख्या आती है 0.53946 है, ठीक है, ये संख्या आ गई। तो आफ्टर डेसिमल देखते हैं कि परिणाम के अंदर 5 संख्या आ गई, तो क्या ये परिणाम हमारा परिशुद्ध है? ये परिशुद्ध परिणाम नहीं है। अब इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि न्यूनतम अंक इसके अंदर है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इसमें 7 अंक कितने हो गए, 5, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो 7 अंक कितने हुए, 1 2 3 4 अर्थात 4। तो जब इसका आप भागफल निकालेंगे तो इस भागफल में जो न्यूनतम संख्या आपके डेसिमल वो 4 आनी चाहिए। अब इसको आप शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, 5394, ये हमारा आंसर है, ये हमारा शुद्ध आंसर होगा। अर्थात आप 6 को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये हमारे शॉर्टकट भी कहिए इसको, या भी कहिए इसको संक्षिप्तीकरण में इसको बोला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये गुणा और भाग करते समय गुणा के अंदर भी कोई स्थिति है कि परिणाम आपको जब गुणा करना हो, जैसे देखिए आपके एक उदाहरण है कि 1.42 और 08 है, इसका आपने मल्टीप्लाई किया है 0.46 से, तो जो गुणनफल का मान है वो हमारे पास में आता है 65.3568। लेकिन आज यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणा करने में जो संख्या है ये 2 है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गुणा करने वाली संख्याओं में दशमलव बिंदु के पश्चात अंक न्यूनतम अंक कौन सी संख्या में कितने हैं। यहाँ पर आप देखते हैं 1.4208, 142.8, ये 0 पॉइंट क्या है या नहीं, और दूसरा जो है वो आपका 0.46 है। तो अब हम कहेंगे कि जो न्यूनतम अंक आपके डेसिमल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 अंक आ रहे हैं। तो हमारा परिणाम ये 2 अंकों तक सीमित हो जाना चाहिए। तो आप इसको किस तरह से आप लिखेंगे, 65.35, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है, ये हमारा सही मापन है। तो सार्थक अंकों को अब आपसे पूछा जाएगा इसमें सार्थक अंक कितने हैं, आपको 6 5 3 5 ये 4 अंक के सार्थक हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो जोड़ वर्ग गुणा भाग ये सब मापन के ही वो है, उसमें आपको ध्यान रखना। अब देखिए एक महत्वपूर्ण नियम और बन जाता है कि आप किसी संख्या के निकटतम कैसे ज्ञात करें। निकटतम करना अर्थात उसको नियरेस्ट में लाना।
मापन में जो है वो निकटन कैसे किया जाए। अब निकटन के लिए क्या होता है कि जैसे देखिए संख्या है हमारे पास में 14.796, ठीक है, और यहाँ पर इसको आपसे पूछा जाए कि इस संख्या को संक्षिप्तीकरण कीजिए, निकटन कीजिए। तो निकटन में क्या होता है कि अगर ये संख्या 5 से ज्यादा होती है तो 1 अंक की वृद्धि हो जाएगी, और 5 से अगर कम है तो फिर अंतिम अंक 1 अंक से कम हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है? एक तरीका तो ये होगा 0.7, अब ये 9 को आप 0 बना सकते हैं, ये 10 कर सकते हैं, तो ये 10 होते ही 80 हो जाएगा। अब 6 में यहाँ पे क्या किया 79 में +1 कर दिया, क्योंकि 6 जो है ना 5 से ज्यादा है। दूसरा देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 14.8, तो इसको 8 क्यों लिखा? अब देखिए यहाँ 14.80 14.8 ये इन दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर ये 9 जो है ना वो 7 से बड़ा हो गया, मतलब 5 से ज्यादा है, इसलिए निकटन में इसको हम आफ्टर डेसिमल में हमारी एक डिजिट है उसको 1 से बढ़ा देंगे। और अगर ये कम हो, जैसे अगर इसी को हम यहाँ पे लिखे 14.7342, ये इस तरह से लिखा जाए। तो जैसे अगर इसको आप लिखेंगे तो इसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं? 14.733, अर्थात ये 2 5 से तो छोटा है, तो कम है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 4 की जगह 3 लिख सकते हैं। अथवा इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 14.7, तो 14.7 क्यों लिखा? क्योंकि 3 जो है ना वो 5 से कम है, इसलिए इसको हम 14.6 भी लिखेंगे। अब देखिए इसको भी आप जैसे कम करते हुए आएंगे ना तो 14.73 पे आ जाएंगे। 14.73 को फिर भी आप शॉर्ट करेंगे तो ये कम होगा, अंत में जाके कम होंगे, यहाँ तक होंगे। तो इस संख्या को इस रूप में निकटन किया जा सकता है। तो 5 से अगर बड़ी है तो 1 अंक बढ़ा दीजिए, और 5 से कम है तो 1 अंक को आप